जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है दोस्तों, और इससे निकलने वाली फार्मूले को प्राप्त कैसे करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों ट्रांसफार्मर को इतना इजी ढंग से समझा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एकदम मक्खन की तरह एकदम कम से कम समय में लिख करके आओगे दोस्तों। ठीक है, ट्रांसफार्मर का दोस्तों यूट्यूब पर सबसे बेहतर वीडियो आपको लगेगा, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है समझिए। ट्रांसफार्मर याद रखिए क्या होता है कि कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल देता है या फिर ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है। अब वो बदलता कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अब कहोगे अन्योन प्रेरण क्या है, जो मेरा छठा चैप्टर देखा होगा उसको पता होगा, मैंने बताया था स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण कुछ और है नहीं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास कुंडली है, ठीक है, और इसी के नजदीक एक और कुंडली अगर आप रख देते हो और यहां पे आप मान लो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो और लगातार विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो या फिर घटाते जाते हो घटाते जाते हो, यानी कुल मिलाकर के धारा के मान में परिवर्तन करते हो। जब धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो यहां पे जो चुंबक उत्पन्न होगा उसमें भी परिवर्तन आएगा, और चुंबक में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, यानी यहां वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब ये जो लाइनिया निकला हुआ है ना आगे की तरफ इस तरह, ये लाइनिया इसमें से भी गुजरेगा, इस वाले कुंडली से भी गुजरेगा। जब इस वाले कुंडली से गुजरेगा तो यहां धारा प्रवाहित कर रहे हो, यहां तो कुछ नहीं कर रहे हो, इस कुंडली में सेकेंडरी कुंडली में, इस सेकेंडरी कुंडली में जब कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी तो ये चुंबक का जो रेखा है वो इससे होके गुजर रही है, और यहां धारा कम बेसी करने से यहां भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है। चुंबक फ्लक्स यानी फाई बी कहा जाता है। ठीक है, चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, और जब चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो यहां भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। उसी तरह यहां क्या होता है, दिमाग लगाया गया कि हम एक काम करते हैं कि यहां पे एक कुंडली बना लेते हैं और एक कुंडली यहां लगा देते हैं, और ये क्या है, आपके कच्चे लोहे का क्रोड होता है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ये सब कच्चे लोहे का क्रोड होता है, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो आगे बताऊंगा, पहले यहां तक समझिए। तो आप देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में अगर इसे देखा जाए तो हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं स्टेप अप को, और अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। ये बात तो आपको बता दिया कि ये किस पे आधारित है, अन्योन प्रेरण पे आधारित है। अन्योन प्रेरण का मतलब समझा दिया मैंने क्या होता है, कि उसके बगल में अगर एक और कुंडली रखा रहेगा तो इसके प्रभाव में आकर के उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वही खेल यहाँ खेला गया है। अब आप कहोगे क्या है, चलिए समझाता हूं मैं आपको। ये बात तो आपको समझ आ गया कि ये अन्योन प्रेरण पे आधारित है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित होता है। ठीक है, और एक ऐसी युक्ति होती है, ये याद रखिएगा, कम विभव को अधिक विभव में बदल देता है या फिर अधिक विभव को कम विभव में बदल देता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसको मैं अभी अपने तरफ से बना के समझाता हूं। पहले मैं अपने तरफ से डायग्राम बना के समझाता हूं, फिर इसका मतलब समझाऊंगा क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कुंडली लिया और यहाँ पे फेरों की संख्या बहुत कम रखी है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े फेरों की संख्या बहुत ज्यादा कर दिया है मैंने, फेरों की संख्या क्या कर दी है, बढ़ा दी है। इधर को प्राथमिक कुंडली बोलेंगे हम। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और यहाँ पे याद रखिएगा इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक कुंडली, और इसे सेकेंडरी कुंडली बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। अरे मान लीजिए किसी लोहे के क्रोड पे हमने संपर्कित कर दिया है, तो यहाँ प्राथमिक कुंडली का ये जो सिरा है यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मान लीजिए वोल्टेज लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्टेज, यानी यहाँ से करंट भेजूंगा। अब जब मैं यहाँ से करंट भेजूंगा, लगातार करंट बढ़ाते जाऊंगा घटाते जाऊंगा, चाहे जो भी करूँ, यानी करंट में जब परिवर्तन करूंगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे इस तरह से चुंबक तैयार होगा यहाँ से, और इस तरह से चुंबक इधर से भी होके गुजरेगा। तो अब यहाँ जब धारा में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, और इसके वजह से यहाँ भी फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि चुंबक की रेखाएं इससे भी गुजर रही हैं, इसलिए यहाँ भी फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है। और जब यहाँ फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है तो यहाँ भी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ कम कुंडली होगा, कम कुंडली और इधर ज्यादा कुंडली होगा, तो इसका मतलब होगा यहाँ जितना भी वैल्यू दोगे उसका बहुत ज्यादा वैल्यू वहां मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मान लो सपोज दैट तुमने 20 वोल्ट दिया, तो हो सकता है वहां पे तुम्हें 200 वोल्ट मिले। ठीक है, हो सकता है यहाँ तुमने 50 वोल्ट दिया तो हो सकता है यहाँ 100 वोल्ट मिले। मतलब कि कुंडली इधर कम रहेगा जिधर तुमने धारा बहवा रहे हो, जिधर तुम धारा बहा रहे हो, जिधर तुम वोल्टेज दे रहे हो, अगर उधर की कुंडली कम होगी और उस तरफ की, यानी जो तुम्हारा ये देखो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब तुम जो दे रहे हो, और इधर वाला क्या होता है दोस्तों, इधर वाला आपका
आउटपुट होता है दोस्तों। आउटपुट का मतलब कि रिजल्ट का मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ मैं 20 वोल्ट दूंगा तो वहाँ हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये होता है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कि कम विभव देके ज़्यादा विभव प्राप्त करना। अब इसी का अगला उल्टा बोलो तो तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अगर मान लो इधर कुंडली ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक ना, और इधर कुंडली कम कर दिया जाए, ठीक है। इधर अगर मैं मान लो 200 वोल्ट दे रहा हूँ तो उधर आउटपुट क्या निकलेगा, मुझे 200 वोल्ट दे रहा हूँ तो हो सकता है इससे कम ही निकलेगा, चाहे 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, 40 वोल्ट हो, यानी इससे कम मिलेगा। कुल मिलाकर के इससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ आ रही मेरी बातें? इतनी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बात क्लियर हो पा रहा है? अब देखो जो मैं डायग्राम लेके आया हूँ वो डायग्राम बहुत ईजिली समझ आएगा आपको। वो डायग्राम आप बहुत ईजी उसे रीड कर पाओगे, समझ पाओगे। तो इसे थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुंडली फेरों की संख्या कितनी है, कह रहा है 5 फेरे हैं। और यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी, 20 फेरे हैं। बाप रे बाप। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो मैंने 100 वोल्ट दिया, कितना दिया प्राइमरी में, प्राइमरी यानी इधर जिधर आप वोल्टेज देते हो, ठीक है, इधर आप कनेक्शन दोगे और उधर अपने आप मिलेगा, ठीक है। तो हमने कितना दिया, 100 वोल्ट दिया, 100 वोल्ट दिया मैंने, क्या दिया इसको, वोल्टेज 100 वोल्ट दिया, लेकिन उधर कितना मिल रहा है, 400 वोल्ट। क्यों क्यों 400 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि इधर फेरों की संख्या कम है और उधर फेरों की संख्या ज्यादा है। तो जब इधर फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वहां पे देखोगे तो फेरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वहां पर वैद्युत वाहक बल बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे अगर आप ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो तो कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसके द्वारा कम विभव दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विभव यानी वोल्टेज, कम विभव दिया जाता है और हमें क्या मिलता है बाद में, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के ऊंचे विभव मिलता है। हमें क्या मिलता है, ऊंचे विभव मिलता है, ठीक है। ये आपको किताबी लैंग्वेज है। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जब हम प्राथमिक कुंडली में निम्न विभव देते हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, उच्च विभव मिलता है। क्यों, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के मुकाबले में ज्यादा होती है। यही कहना चाह रहा है ना। और अपचाई ट्रांसफार्मर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप डायग्राम को देखो तो यहाँ पे क्या है, जिधर तुम वोल्टेज दे रहे हो उधर फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है और इधर फेरों की संख्या किधर है, बहुत कम है। तो प्राइमरी की तरफ क्या है, फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब यहाँ फेरों की संख्या मान लो 50 टर्न है। कितना है, 50 टर्न का मतलब 50 फेरे हैं। अब यहाँ हमने 1000 वोल्ट दिया, लेकिन उधर क्या मिला हमें, 200 वोल्ट मिला। क्या मिला उधर, 200 वोल्ट। तो अब यहाँ पे एक जो फार्मूला निकल के आने वाला है कि कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ 1000 देंगे तो उधर कितना वोल्टेज मिलेगा, कैसे पता चलेगा। ये कैसे निकाल रहा है कि 1000 दिए तो हाँ 200 ही आया, भाई 300 भी तो आ सकता है, 400 भी तो आ सकता है। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए फार्मूला देखो क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से फार्मूले को समझना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब हम इस तरह से प्राथमिक कुंडली लेते हैं तो जब इसमें विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे ई कहते हैं, ठीक है। और ई जो उत्पन्न हुआ ये प्राथमिक कुंडली के लिए हुआ ईपी, ठीक है। अब ईपी कैसे उत्पन्न हुआ आपको पता होगा। ईपी, पी का मतलब प्राथमिक और ई का मतलब वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, समय के साथ, ठीक है। समय के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, समय के साथ, ये हो गया फाई फ्लक्स और ये हो गया समय। समय के साथ फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसके वजह से क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक। और इस साइड में क्या है, द्वितीय कुंडली है। इधर क्या है दोस्तों, द्वितीय कुंडली है। ध्यान से समझते जाओ। तो यहाँ पे अब यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, अभी मैं फार्मूला बना रहा हूँ इसलिए फेरों की संख्या 10 20 30 तो लिखूंगा नहीं, इसलिए फेरों की संख्या क्या लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ। प्राथमिक कुंडली का है इसलिए लगा दूंगा पी, तो यहाँ फेरों की संख्या हो जाएगा एन पी, ठीक है। और वैद्युत वाहक बल निगेटिव में लिखा जाता है। लेंज का नियम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसी तरह दोस्तों द्वितीय कुंडली में जब हमने देखा तो इसके वजह से, इसके प्रभाव से यहाँ भी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ सेकेंडरी कुंडली में, ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, ई एस लिखेंगे। और यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, फेरों की संख्या को क्या लिख देंगे, एन एस, और फ्लक्स में परिवर्तन को क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे, और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या निकाल देंगे, अनुपात यानी रेशियो कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई पी ऊपर रहेगा, ई एस नीचे। ई पी का वैल्यू कितना है, माइनस एन पी डी फाई बटा डी टी, और बटे के नीचे माइनस एन एस डी फाई बटा डी टी। अब आप गौर से देखो तो डी फाई डी टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास मिल जाएगा ई पी बटा ई एस बराबर में आ जाएगा आपका एन पी बटा एन एस।
अब देखो यहाँ से तुम्हें वैद्युत वाहक बल पता चल जाएगा, और ये वैद्युत वाहक बल चाहो तो तुम इसे ए भी लिख सकते हो वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक ना। इसे क्या लिखा जाता है, वोल्टेज भी लिख सकते हो, यानी VP बटा VS बराबर क्या लिख सकते हो, NP बटा NS लिख सकते हो। इसी के जरिए पता चलता है कि एक प्राथमिक कुंडली में अगर फेरे इतने हो, द्वितीय कुंडली में अगर फेरे इतने हो, और वोल्टेज यहाँ इतना दिया जाए तो कितना मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास फेरों की संख्या 10 है और यहाँ फेरों की संख्या 20 है, ठीक है। यहाँ वोल्ट मैंने दिया 200 वोल्ट, कितना दिया 200 वोल्ट। अब हमें देखना कि यहाँ कितना मिलेगा, तो देखो कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वैल्यू लिखो, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ। प्राथमिक कुंडली पे वोल्टेज कितना है 200। प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या कितनी है, बराबर में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली कितनी है 10 है, ठीक है। बटे के नीचे VS नहीं मालूम मुझे, यहाँ पे पता लगाना है कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना आएगा, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं NS। यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है 20। अब इसे गुणा करो, 20 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 200 गुणे 20, और उधर क्या हो जाएगा VS मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। अब 10 इधर आ जाएगा तो 200 गुणे 20 बटे 10 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा VS, 0 से 0 कट गया, कितना हुआ 2 दूनी 4, बाप रे बाप 400 वोल्ट आएगा। कितना 400 वोल्ट। अब खुद ही देख लो, तुम खुद ही देख लो कि यहाँ फेरों की संख्या कम थी और वहां फेरों की संख्या ज्यादा थी, तो क्या हो गया वोल्टेज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। आप इसी को इधर उल्टा कर दो, इधर फेरों की संख्या ज्यादा कर दो, उधर कम कर दो, तो पता चल जाएगा। तो क्या अब समझ आ रहा है कि हाँ मैंने 200 दिया तो वहाँ 400 क्यों आया, समझ आया। यहाँ 20 वोल्ट देंगे तो वहाँ 40 क्यों आएगा, या उल्टा कर दोगे तो भी पता चल जाएगा। समझ आई मेरी बातें। तो ट्रांसफार्मर का काम ये है दोस्तों, इतना सटीक इतना आसान तरीके से आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से समझते हो मेरा बताए हुए बातों को, तो आप फील कर पाओगे, और जब फील कर पाओगे तो ट्रांसफार्मर को जब दोबारा लैंग्वेज में एकदम अच्छे से बना के सजा के लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ईमानदारी से बताइए ट्रांसफार्मर समझ आया या नहीं, ट्रांसफार्मर क्लियर हुआ या नहीं। अब जो मैंने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताया, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है, उसका फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, पूरा फील हुआ है नहीं, ईमानदारी से दिल से बताना कमेंट बॉक्स में, एक एक पॉइंट फील हुआ या नहीं, पक्की बात ना। अगर फील हुआ, अच्छे से समझ आए तो दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए होंगे आप तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अब दोस्तों दोबारा मुलाकात करूंगा, जल्द मुलाकात करूंगा इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।